काली लड़की को मिली जादुई लिपस्टिक। एक गांव में आशिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही काली थी। उसकी छोटी छोटी आंखें और मोटे से होठ और नाक चिपटी हुई थी। गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाया करते थे। आशिका की एक छोटी बहन थी जिसका नाम आरू था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था और वह भी अपनी बड़ी बहन आशिका के काले रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। तभी एक दिन आशिका की माँ अपनी दोनों बेटियों से कहती है, आशिका और आरू बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ तुम दोनों के लिए ड्रेस लाने। बताओ तुम दोनों के लिए कौन सी कलर की ड्रेस लेकर आऊं? आशिका बेटी, तुम्हारे लिए कौन से कलर का ड्रेस लाऊं? बताओ। अरे माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इस काली बंदरिया के लिए तो काले कपड़े ही सही रहेगी। माँ देखो ना आरू को कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है। आरू बेटा, आशिका तुमसे बड़ी है और अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो अब माफी मांगो अपनी बड़ी बहन से। माँ, इसमें मैंने गलत क्या कहा? मैं नहीं मांगूंगी माफी। इसी तरह बाहर के लोग भी आशिका का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आशिका को पशु पंछी का सेवा करना बहुत ही पसंद था। तभी वह एक दिन बंदरों को केला खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के लड़कियां स्वाति और अविनाश वहाँ पर आकर आशिका से बोलते हैं, अरे देखो जरा, ये काली बंदरिया बंदरों की सेवा करने में लगी है। अरे इसे ही कहते हैं अपने जैसे लोगों से मेल मिलाप रखना। कर लो इन बंदरों की सेवा। ये जानवर है तो क्या हुआ, तुम लोगों से तो अच्छे हैं। कम से कम ये किसी का दिल तो नहीं दुखाते। अरे हाँ काली बंदरिया, फिर इन्हीं के झुंड में तुम भी शामिल हो जाओ। तुम्हें हम इंसानों की बस्ती में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आशिका को पशु और पक्षियों से बहुत प्रेम था। कभी वह कुत्तों को रोटी खिलाती तो कभी बिल्लियों को दूध पिलाया करती थी। तभी एक दिन आशिका सुबह सुबह जंगल में घूमने जाती है और उसे पेड़ के नीचे एक जख्मी चिड़िया दिखाई देती है। आशिका को उस जख्मी चिड़िया को देखकर उस पर दया आ जाती है और वह उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर चिड़िया की जख्म को अच्छे से साफ करके उस पर पट्टी लगाती है। उसके बाद वह चिड़िया को खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी देती है। कुछ दिनों बाद वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद आशिका उस चिड़िया को लेकर जंगल छोड़ने चली जाती है। जैसे ही आशिका उस चिड़िया को जंगल में छोड़ती है, वैसे ही वह चिड़िया एक परी का रूप ले लेती है। यह देखकर आशिका हैरान हो जाती है और हैरानी से उस परी को देखने लगती है। तभी वह परी बोलती है, आशिका तुम घबराओ नहीं, मैं परी लोक की विशाखा परी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी उस पेड़ की टहनियों से जख्मी होकर मैं जमीन पर गिर गई। आशिका, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार के रूप में देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और इस लिपस्टिक को लगाकर तुम जो भी कुछ बोलोगी वो सब सच हो जाएगा। विशाखा परी आशिका को वह जादुई लिपस्टिक देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तभी आशिका अपने मन में सोचती है, क्या सच में ये लिपस्टिक मुझे गोरा बना देगा? मैं अभी इसे अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। आशिका जैसे ही उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है, वह बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मैं तो सच में बहुत सुंदर दिखने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरे काले रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाता है। अब मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से गाँव के जिन जिन लोगों ने भी मेरा मजाक उड़ाया है, उन सभी से अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। आशिका अपने मन में बदले की भावना को लेकर गांव पहुंचती है। तभी आशिका को पता चलता है कि स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आशिका स्वाति के घर जाती है और वह देखती है कि स्वाति खूब सज धज कर बैठी हुई है और स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। तभी स्वाति सभी के सामने चाय का प्लेट लेकर जाती है। लड़के वाले स्वाति को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं
और सभी आपस में बात करने लगते हैं। स्वाति भी अपने होने वाले पति अमन से बातें कर रही थी। आशिका चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी और वह कहती है, इस स्वाति की बच्ची ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना बोलकर आशिका वह जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, इस स्वाति को 50 साल की बुढ़िया बना दो। आशिका के इतना कहते ही स्वाति 50 साल की बूढ़ी औरत में बदल जाती है। स्वाति को देखकर लड़के वाले हैरान हो जाते हैं और उसका होने वाला पति अमन बोलता है, अरे ये कौन है? मेरे सामने ये अम्मा कहाँ से आ गई? स्वाति, कहाँ हो तुम? अमन जी, मैं यहाँ हूँ, आपके सामने तो बैठी हूँ, मैं ही तो आपकी स्वाति हूँ। अरे माँ पापा, मैं इस बुढ़िया लड़की से शादी नहीं करूँगा, चलो भागो यहाँ से। यह बोलकर अमन उस बुढ़िया औरत को छोड़कर अपने माँ पिता के साथ वहाँ से भाग जाता है। तभी स्वाति रोते हुए अमन को आवाज लगाने लगती है, अमन, मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ अमन। तभी हंसते हुए आशिका बोलती है, ये हुई ना बात, अब इस स्वाति की बच्ची को तो मैंने सबक सिखा दिया, अब उस अभिषेक के बच्चे की बारी है। उसके बाद आशिका अभिषेक को ढूंढते ढूंढते उसके घर चली जाती है। अभिषेक ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में चाय नाश्ता कर रहा था। तभी आशिका चुपके से जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है और बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, इस अभिषेक को एक बूढ़ा भिखारी बना दो। आशिका के इतना कहते ही अभिषेक एक बूढ़ा भिखारी में बदल जाता है। तभी आशिका अभिषेक की माँ को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे आंटी जी, जल्दी से बाहर आइए, ये देखिए आपके घर में बूढ़ा भिखारी घुसकर चाय नाश्ता कर रहा है। इतने में अभिषेक की माँ हॉल में आती है और वह बोलती है, अरे यह बूढ़ा भिखारी घर में कैसे घुस आया, चल निकल यहाँ से। ऐसा कहकर वो अपने बेटे अभिषेक घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। आशिका यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है और वह कहती है, इस अभिषेक को तो मैंने सबक सिखा दिया, अब बारी मेरी प्यारी बहन की है। वह भी मेरे काले रंग को लेकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया करती थी, आज मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए आशिका अपने घर आती है और वह देखती है कि उसकी बहन आरू अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही है। आशिका को आता देख आरू बोलती है, अरे ओ कल्लू महारानी, आ गई तू, कहाँ थी इतने दिनों से काली बंदरिया। यह कहते हुए जैसे ही आरू आशिका को देखती है वह हैरान रह जाती है और वह बोलती है, अरे तू इतनी गोरी कैसे हो गई, जल्दी बता मुझे। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद आशिका अपने होठों पर जादुई लिपस्टिक लगाकर बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरी बहन को काली और बदसूरत लड़की बना दो। इससे पहले कि आरू कुछ समझ पाती, वह काली बदसूरत लड़की में बदल जाती है। आरू जब अपने आप को आईने में देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और वह कहती है, अरे मेरे गोरे रंग को क्या हो गया, मैं इतनी काली बदसूरत लड़की कैसे हो गई। इस तरह से गांव के जिन जिन लोगों ने आशिका का मजाक उड़ाया था वह एक एक करके सबसे बदला लेती है। इस तरह गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी एक दिन विशाखा परी उस गांव के ऊपर से होकर गुजर रही थी। तभी उसे लोगों की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। रोने की आवाज को सुनकर विशाखा परी गांव के लोगों के पास जाती है और उनसे उनके रोने की वजह पूछती है। अरे आप सब लोग इतना परेशान क्यों हैं और क्यों रो रहे हैं? आप लोगों को कोई परेशानी है क्या? मुझे बताइए। हमारे गांव की एक लड़की आशिका है, वह पता नहीं कहां से जादू टोना सीख कर आई है। वह अपने जादू टोने से जिसको चाहती है उस लड़के को बूढ़ा भिखारी और लड़कियों को काली और बदसूरत लड़की में बदल दे रही है। यह सुनकर विशाखा परी बहुत क्रोधित हो जाती है और वह तुरंत आशिका के पास जाती है और आशिका से बोलती है, आशिका, मैंने तुम्हें अपनी जादुई लिपस्टिक तुम्हारी मदद के लिए दिया था, ना कि तुम्हें गांव के लोगों को परेशान करने के लिए। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन ये गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उनसे बदला लिया
ताकि आगे वह किसी और के साथ ऐसा ना कर सके जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया था। लेकिन आशिका, यह तरीका तुम्हारा बहुत गलत है। मैंने तुम्हें जादुई लिपस्टिक इसलिए दिया था कि तुम इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी और नेक दिल लड़की मानती थी। परी की ये बातें सुनकर आशिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह फिर विशाखा परी से माफी मांगती है। परी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी जादुई लिपस्टिक मुझसे वापस ले लीजिए परी जी, और उन सभी लोगों को पहले की जैसा कर दीजिए। परी अपनी जादुई लिपस्टिक आशिका से लेते हुए कहती है, आशिका, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए कोई सजा नहीं दूंगी। तुम जैसी हो अब वैसी ही रहोगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी अपने पहले जैसे रंग रूप को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और फिर परी से माफी मांगते हैं और आशिका से भी उसके साथ किए हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेकर परी लोक में वापस चली जाती है। अनोखा लहंगा और जादुई बालों का पेड़। हीरपुर गांव में पूनम नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पूनम बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। पूनम अपना घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करती थी। एक दिन फैक्ट्री के मालिक का बेटा विवेक फैक्ट्री में आया। तभी ऊपर से एक सामान की ट्रॉली तेज रफ्तार से विवेक की तरफ आ रही थी। पूनम ने जब यह देखा तो बिना देरी किए विवेक को धक्का देकर वहां से हटा देती है, लेकिन वो खुद उस ट्रॉली से जख्मी हो जाती है। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कमाल है, जख्मी तो आप हुई हो। जो चोट मुझे लगनी थी वो अब आपको लगी है। अब आप उठिए और हमारे साथ डॉक्टर के पास चलिए। तभी उधर से विवेक की शहर की दोस्त कोयल वहाँ आती है। हे विवेक, चलो ना यहाँ से। तुम तो आज मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए लाए थे ना, पर ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? सॉरी कोयल, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। चलो तुम जल्दी उठो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती? चलो मेरे साथ। और फिर विवेक कोयल को वहीं छोड़ पूनम को अपनी कार में बिठाकर शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर उसका इलाज कराता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसे कैसे घर चली जाओगी? आखिर तुमने मेरी जान बचाई है, तो तुम्हारा ख्याल रखना अब मेरा फर्ज बनता है। अब जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, जब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ कोयल आ जाती है और गुस्से से विवेक को पूनम के पास बैठा देखकर बोलती है, विवेक, क्या है ये सब? एक तो तुम मुझे फैक्ट्री में अकेला छोड़कर आ गए और अब मेरा कॉल तक नहीं उठा रहे हो। आखिर ये सब इस गरीब नौकरानी के लिए? कोयल, ये क्या तरीका है? पूनम मेरी दोस्त है। अच्छा बाबा, समझ गई। तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम औरों के चक्कर में मुझे ही भूल जाओ। क्या तुम्हें याद नहीं, आज मेरा बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे कोयल। चलो मैं आज तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दिलाता हूँ। इतना बोलकर विवेक कोयल के साथ वहाँ से चला जाता है। पूनम भी घर आ जाती है। एक दिन पूनम अपने बगीचे में फूलों को पानी देने के बाद चिड़ियों को दाना खिला रही थी। तभी विवेक वहाँ आता है। है पूनम, तुम यहाँ हो? आखिर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पूनम, तुम बहुत ही अच्छी हो। उस दिन तो तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास ही रह गया। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पा रहा हूँ। पूनम, मुझे तुम जैसी सुलझी और समझदार लड़की चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर पूनम भी बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। इधर कोयल भी विवेक को पसंद करती थी, लेकिन विवेक उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता था। एक दिन विवेक अपनी माँ से कहता है, क्या है माँ, आप पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो। क्या आपको नहीं लगता
अब आपको आराम करना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा क्यों? अब से घर का सारा काम क्या मेरा बेटा करने वाला है? नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा करने वाली एक प्यारी और संस्कारी बहू जल्दी से लाकर मैं आपको दूँ। अच्छा, तो ये बात है। हमारे बेटे को किसी से प्यार हो गया है। कौन है वो खुशनसीब? तुम्हारी वो शहर वाली नक्चरी दोस्त कोयल? नहीं ना माँ, वो तो एक परी सी सुंदर मेरे सपनों की शहजादी है और मुझे यकीन है उससे मिलकर आप भी बहुत खुश हो जाओगी। ठीक है, उसे घर बुला ले। विवेक खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उधर माँ बेटी की ये सारी बातें कोयल सुन लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवेक सिर्फ मेरा है। मैं विवेक को किसी और का नहीं होने दे सकती। पूनम, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। इतना बोलकर कोयल पूनम के घर जाती है। पूनम, अरे कोयल तुम अंदर आओ ना, बैठो ना। नहीं नहीं पूनम, मुझे तुम्हारे इस छोटे से घर में बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है ना। तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत ही होगी, है ना? अच्छा पूनम, मैं तो यहाँ बस विवेक की वजह से आई हूँ। वो क्या है ना कि विवेक अपनी माँ से तुम्हें मिलवाना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हें लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। पर उन्होंने तो कहा था कि वो मुझे माँ से मिलवाने खुद लेकर जाएंगे। हाँ, पर तुम्हें तो पता है ना, आजकल फैक्ट्री का सारा काम विवेक ही देख रहा है, तो उसने मुझसे बोल दिया। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आखिर तुम्हें पहली बार अपनी सासू माँ से मिलने तो जाना है। ठीक है कोयल, मैं बस अभी 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। पूनम, विवेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी माँ भी मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यारी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हें नापसंद कर दे। वैसे सब कुछ तो ठीक है, बस तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा काला लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा लो, इससे तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा निखर जाएगा। और ये क्या तुमने अपने बालों में इतना सारा तेल भर रखा है? चलो जल्दी से शैम्पू लगाकर अपना हेयर वॉश भी कर लो। आखिर पहली बार तुम अपनी सासू माँ से मिलने जा रही हो, थोड़ा तो भन टन कर जाओगी ना। अब जाओ जल्दी जल्दी तैयार होकर आओ। भोली भाली पूनम कोयल की बातों में आकर उसके दिए शैम्पू और क्रीम दोनों का यूज करती है। शैम्पू लगाते ही पूनम के सारे बाल खराब हो जाते हैं और जैसे ही वह उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, उसका चेहरा भी एकदम काला और बदसूरत हो जाता है। कोयल देखो ना, इस शैम्पू को लगाते ही मेरे बाल एकदम रूखे और खराब हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है पूनम, तुमने पहली बार इतने महंगे शैम्पू का इस्तेमाल किया है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें अब इन महंगे महंगे चीजों का इस्तेमाल करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ठीक है कोयल, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? एकदम बंदरिया लग रही है, जितना सोचा था ना उससे भी बढ़कर कार्टून लग रही है। क्या हुआ, नहीं अच्छी लग रही क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो एकदम परी लग रही हो, परी। अब चलो। और फिर कोयल पूनम को अपने साथ विवेक की माँ के पास ले आती है। अरे कोयल, ये आज तू किस कार्टून के साथ घूम रही हो? कौन है ये नमूनी सी? अब क्या बताऊं आंटी जी, मैं तो सिर्फ आज इस कार्टून के साथ घूम रही हूँ, लेकिन आप और आपका बेटा जिंदगी भर इस कार्टून के साथ ही घूमने वाला है। यही है वो लड़की जिसने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर विवेक को अपना बना लिया है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इसने विवेक पर, जो इस जैसी टकली और काली बंदरिया को अपने ख्वाबों की मल्लिका बनाकर बैठा हुआ है आपका बेटा। क्या? सच बताओ लड़की, क्या वो तुम ही हो जिससे मेरा बेटा प्यार करता है? जी माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ जी। अरे कलमुही, करम जली, बता तुझे क्या चाहिए? पैसों के लिए तूने मेरे बेटे को फंसाया है ना? बता तुझे कितने पैसे चाहिए? लेकिन भगवान के लिए तू मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा। अरे तूने अपनी सूरत देखी है? क्या जादू चलाया तूने मेरे बेटे पर, जो तुझ जैसी टकली और काली बंदरिया का दीवाना बना घूम रहा है? अरे जरा अपनी शक्ल देख और मेरे बेटे की शक्ल देख। मैं काली और टकली? पूनम ने जैसे ही वहाँ लगे शीशे में अपने आप को देखा तो एक पल को वो भी डर गई। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हो सकती। मैं इतनी बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? और मेरे बाल कहाँ गायब हो गए?
कोयल, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कोयल? यू ब्लडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मैंने तो बस तुम्हारी सच्चाई आंटी को दिखाई है, समझी? अब तो तुझे भी समझ में आ गया होगा ना कि तू इस घर की बहू तो क्या, इस घर की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है। अब निकल जा यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पूनम रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोती है। हे भगवान, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अब मैं किस मुंह से लोगों के बीच जाऊंगी? ऐसी हालत में बाहर कैसे रहूंगी? अब तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। और तो और विवेक ने भी अगर मुझे इस हालत में देख लिया फिर तो वो मुझे इस हालत में कभी नहीं अपनाएगा। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, अब मैं इस नदी में जान देकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इस बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। इतना बोलकर पूनम जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है तभी वहाँ एक परी आती है। रुक जाओ पूनम, तुम ये क्या करने जा रही हो? जिंदगी भगवान का दिया खूबसूरत तोहफा है, इसे यूं गवाकर उनकी तौहीन मत करो। और फिर क्या करूं परी जी, मैंने आज तक हमेशा दूसरों के लिए जिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर अब मैं किसके लिए जीऊं? न तो मेरे पास मेरा प्यार है और न ही मेरे पास मेरा आत्म सम्मान बचा है। मैं हार चुकी हूँ परी जी, मुझे मर जाने दीजिए। और फिर पूनम परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी कहती है, देखो पूनम, जिंदगी से यूं हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम तो वैसे भी बहुत ही बहादुर लड़की हो। और हाँ, अगर विवेक तुम्हें सच्चा प्यार करता होगा तो उसे कभी तुम्हारे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उधर से विवेक आ जाता है। पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पूनम, जवाब दो। पूनम, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? और ये तुम्हारे बाल सारे कहाँ चले गए? पूनम विवेक को देखकर रोने लगती है। तभी परी विवेक को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद विवेक पूनम से कहता है, पूनम, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ मैं तुम्हारे रंग रूप से प्यार करता हूँ? अरे पगली, एक बार सिर्फ तुमने मुझे इस बारे बताया तो होता, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी दौलत तुम्हारी कदमों में लाके रख देता, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज कराता। अब तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। नहीं विवेक, मैं तुम्हें अपनी वजह से शर्मिंदा नहीं होने दे सकती। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि लोग मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बनाए। और हाँ परी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं कभी मरने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूँगी और बाकी की जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दूंगी। पूनम, तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हारा ये नेक विचार सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई। पूनम, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर वह परी हवा में अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ एक जादुई बालों का पेड़ प्रकट हो जाता है। पूनम, तुम जैसे ही जादुई बालों के पेड़ को छुओगी, तुम्हारे बाल फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। और हाँ, ये जादुई लहंगा तुम्हारे लिए है। इस लहंगे को पहनते ही तुम फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाओगी। अब जाओ और हमेशा दोनों खुशी खुशी एक साथ रहना। यह सुनकर विवेक और पूनम दोनों बहुत ही खुश होते हैं और फिर परी का धन्यवाद करके दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। पूनम जैसे ही परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनती है तो फिर से बहुत ही सुंदर हो जाती है। उसके बाद बहुत ही धूमधाम से पूनम और विवेक की शादी हो जाती है और पूनम को निराश मन से हमेशा हमेशा के लिए विवेक का घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।